स्वागत है आपका जीएस स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सीरीज़, जो लगातार क्वेश्चंस हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है गाइस, काफ़ी क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं और ये स्पेशल वीडियो रहेगा जो हिस्ट्री लेक्चरर हैं और हिस्ट्री यूजीसी नेट है, पीजीटी है एंड टीजीटी है, सोशल साइंस है एंड एसएससी सीजीएल तक ये हम कवर कर लेंगे। यहाँ से गाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक 1995 में पूछा गया सिविल सर्विसेज का। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक एविडेंस के तौर से मैं आपको पेश कर रहा हूँ, क्योंकि 1995 के आजकल पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। जो मेरे पास पड़ा था वही मैंने आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ और वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा गाइज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर लेक्चरर के लिए, लेक्चरशिप के लिए और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स और आपके यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज स्टेट वाले। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो की तरफ ध्यान देना है और पढ़ना भी है। एक्सप्लेनेशन सहित हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन सहित। ओके गाइस, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन प्राप्त हुआ है? फारस की खाड़ी गाइस, ठीक है। और फारस की खाड़ी का मुद्रा का उत्खनन हुआ है लोथल से। लोथल में देखा जाए वहाँ पर काफ़ी सारी इवेंट हमको देखने को मिलते हैं और भोगवा नदी के किनारे पर है, अहमदाबाद में पड़ता है ये गाइस, और लोथल से हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, फारस की खाड़ी का मुद्रा का उत्खनन हमें देखने को मिलता है लोथल से गाइस। तो लोथल का आपका आंसर रहेगा। ठीक है, लोथल में बने के आकार के तांबे के ढले हुए धातु पिंड पाए गए हैं। ये फारस की खाड़ी के द्वीपों और सूसा में पाई गई मोहरों से मिलते जुलते हैं। ये स्रोत है गाइस प्राचीन काल से 8वीं सदी ईस्वी इग्नू से लिया गया है, इग्नू 2 पृष्ठ संख्या 42-43 से। आमरी संस्कृति कहाँ पाई गई? सिंध में गाइस, सिंध पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में है ये, वहाँ पर आमरी संस्कृति देखने को मिली है। ठीक है, सिंधु घाटी के निचले मैदानों में आमरी से मकानों का विशेष मिलेंगे गाइस, जहाँ लोग पत्थर और मिट्टी की ईंटों का क्या करते थे, मकानों में रहते थे। ठीक है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? रागी। बाकी चावल से परिचित थे, कपास और जौ से, लेकिन रागी से वो परिचित नहीं थे। ठीक है, गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल पहले सभ्यता में होता था, आज भी हो रहा है गाइस। निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित नहीं है? सिरकोटदा से जुता खेत मिला गाइस। ठीक है, हड़प्पा से अश्व के अवशेष। ठीक है, ये हमारे गलत हैं। कौन सा एक ठीक सुमेलित है ये पूछ रहा है। सुरकोटदा जुते हुए खेत मिले आपके कालीबंगा से गाइस, कालीबंगा से मिलते हैं। और अश्व के जो अवशेष हैं वो सुरकोटदा से मिलते हैं, लिखा हुआ नीचे सुरकोटदा। ठीक है, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, ये हमारा गाइस राइट रहेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया ना। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं सेलखड़ी से, स्टेलाइट से। किससे निर्मित हैं? स्टेलाइट, सेलखड़ी से निर्मित रहती हैं गाइस। ये स्टाम्प हैं, सेलखड़ी से निर्मित रहती हैं, याद रखना है। ठीक है, जिसमें हमारे सारे के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। कौन सा है आपका सेलखड़ी से निर्मित गाइस? ठीक है, ये है, लेकिन ये हमारा आगे पेज हो गया था, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट ये हड़प्पा संस्कृति अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी होती हैं, अधिकांश मोहरें सेलखड़ी से बनी होती हैं। ये चौकोर होती हैं, लेकिन कुछ मोहरें गोल भी पाई जाती है। ठीक है, चौकोर भी हैं, वर्गाकार भी हैं एंड राउंड भी होती हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था? मेलुहा से होता था, जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र रूप में पहचान की जाती है। तो गाइस, काली लकड़ी, हाथी दांत, सोना एंड सीसा। ब्लैकवुड, आइवरी एंड गोल्ड और सीसा, पीबी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मेलुहा से उर के व्यापारी हाथी दांत, इमली लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, मन के आभूषण, मोती, अजन आदि प्राप्त होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आप व्याख्या से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या से आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। उपोसत का आचरण कौन करते थे? उपोसत सभा में बौद्ध भिक्षु किया करते थे, उपोसत। ठीक है, बौद्ध भिक्षु प्रतिपक्ष पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, पूर्णिमा मतलब आपका फुल मून,
अमावस्या न्यू मून, न्यू मून और फुल मून की संध्याओं को उपोषित, पाली को उपोषित, कृतक्रम, स्वीकारोक्ति के निमित्त समवेत हुआ करते थे। ठीक है, उपोषित का आचरण कौन करते थे? सभा में बौद्ध भिक्षु किया करते थे। किसे यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? तो आपका राइस ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनको यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। और एक यक्षगान भी होता है जो कर्नाटक का नृत्य भी होता है। तो 1, 3, 4 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है गाइस, ये बौद्ध जैन तीनों धर्मों में संबंधित है, ब्राह्मण में भी था ये शायद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है गाइस। पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत बुद्ध से निर्मित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार जो मनुष्य आपको शाश्वत तथा व्यक्तित्व युक्त समझता है, वस्तुतः 5 मनोदैहिक तत्वों का योग है। शरीर, भाव, ज्ञान, मनस्थिति और चेतना, ये 5 शक्ति हैं इसमें। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? धर्मचक्र प्रवर्तन का। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध ने दिया था, 4 आर्य सत्य थे। श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का वर्णन धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में उपलब्ध है। अष्टांगिक 8 मार्ग बताए थे इन्होंने। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहली बार सारनाथ उन्होंने उपदेश दिया। नागार्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था माध्यमिक में। ठीक है, और माध्यमिक के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन रहेंगे। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक की कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्यवाद की भी रचना की है। ठीक है, और इसी को ही क्या बोला है? शून्यता कहा गया है। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है। एक्सप्लेनेशन जरूर थोड़ा रीड करना है। ओके, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ और थ्योरी में बताऊंगा तो फिर वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो जितना हमारा क्वेश्चन दे रखा है उतनी हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है साथ में गाइस। ठीक है, पूर्व शैल किसकी शाखा थी? पूर्व मीमांसा की। पूर्व शैल तो पूर्व मीमांसा की शाखा थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण लोकायत स्वीकार करता है। लोकायत स्वीकार करता है। लोकायत के प्रवर्तक चारवाक, कई बार पूछा जाता है चारवाक। यह दर्शन किसी दिव्य या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता। ठीक है, मानता ही नहीं है। वह उन्हीं वस्तुओं की सत्ता यथार्थता स्वीकार करता था जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकेगा। इस तो बहुत एक अनुभव की बात है, अंदर आध्यात्मिक की बात है। चारवाक एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। ठीक है, संत हुआ करते थे। जैन तीर्थंकर का जीवन व्रत कहाँ उपलब्ध हैं? भगवती सूत्र में गाइस। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन व्रत जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उपलब्ध है। ये सोर्स भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं किताबों से। कौन पर्वत जैनों में पावन माना जाता था? ठीक है, जैनों में पावन माना जाता था गाइस। तो इसमें हमारे सभी के सभी रहेंगे 1, 2, 3, 4। अब्दुगिरी, शत्रुंजयगिरी, चंद्रगिरी, उर्जंतगिरी। ठीक, सारे गिरी पर्वत है जो क्या माने जैनों में। वृषण वंश के पंच वीरों में सांब किसके पुत्र थे? जाम्बवती के। ठीक है, सांब वासुदेव कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। सातत्व विधि शब्द का तात्पर्य क्या है? भागवत अनुष्ठान गाइस। सातत्व विधि 7 प्रकार से या 7 दिन तक हम भागवत कथा बिठाते हैं, वो एक भागवत धर्म का अनुष्ठान होता है। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषण वंशीय कृष्ण थे, कृष्ण भगवान स्वयं। कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक था? अश्वपति। अश्वपति कैकेयी जनपद का दार्शनिक था। उपनिषदों में कुछ ज्ञानी राजाओं को ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश देते हुए दर्शाया गया है, जैसे कैकेयी का राजा अश्वपति और विदेह के राजा जनक। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है सारी चीज़ें। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? प्राचीन भारतीय धर्मों के ग्रंथों में तो इंद्र के साथ विरोध भी होता है, युद्ध भी होता है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है और कृष्ण कहा गया है, अर्थात 10 दासों की सेना को नष्ट करने वाला कहा गया है पुरंदर को। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में गाइस। सबसे पुराना उपनिषद है ये, सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, सामवेद में है ये। कहाँ पर है? सामवेद में दे रखा है। आरुणि श्वेत केतु का विवाह छांदोग्योपनिषद में मिलता है। नील लोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित एक प्रकार का मृत भांड है, किससे अभिन्न माना जा सकता है? तो आप बता सकते हैं कृष्ण लाल
भांड मतलब कुछ हमारे चित्र दूसरे ब्रह्मांड थे उनसे रिलेटेड है ये। कृष्ण माने ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड सॉइल से संबंधित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है मैच करना है सूची को। यूनानी स्रोत वह साधारण कुल में पैदा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैन स्रोत वह ग्राम के मुखिया की दोहित्र का पुत्र था। बौद्ध स्रोत एक क्षत्रिय प्रमुख पुत्र था। ब्राह्मण स्रोत वह शूद्र था। ब्राह्मण शूद्र मानते हैं किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन बौद्ध क्या मानते हैं? बौद्ध मानते हैं वह एक क्षत्रिय प्रमुख का पुत्र था। ठीक है, लेकिन यूनानी कहते हैं वह साधारण कुल में पैदा हुआ था, साधारण कुल में पैदा हुआ था यूनानी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्राह्मण वह शूद्र था। ये बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके गाइस, कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? कौन से अभिलेख हैं ऐसे जो उनका नाम मिलता है? जैसे नैत्तूर, उदयगोलम, नैत्तूर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा। ठीक है, मैंने बोल दिया उदयगोलम है ये, मास्की, गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ चंद्रगुप्त सभा चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद को उल्लेख करते हैं? अर्थशास्त्र में, जो कि इसके रचयिता कौटिल्य रहेंगे। कौटिल्य, कहीं किसी की एक्सप्लेनेशन देनी रखी है। ठीक है, अर्थशास्त्र याद रखना है। 15 चैप्टर्स में ये डिवीजन है अर्थशास्त्र। धम्म शब्द से अशोक का क्या अभिप्राय है? धम्म का माता पिता की शुश्रूषा, जीवों के प्रति अहिंसा, खर्च और बचत दोनों में मता विचार। तो ये तीनों के तीनों इसमें सही रहेंगे, 2, 3, 4। लेकिन केवल अपने धर्म के प्रति ये केवल नहीं है, ठीक है, सभी में था। धर्म की व्याख्या अशोक अपने दूसरे 7वें स्तंभलेख में स्वयं देता है। अपासिन वे बहु को याने दा यादने सचे सोच ये माँ ददे साधवे चा। ठीक है, वो स्वयं इस स्तंभलेख में देता है। वो वह मौर्य राज्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है बिंदुसार है गाइस। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस, ठीक है, क्या कहा? अमित्रोकेडिस कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतर क्या है? अमित्र चेटस है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला उपाधि। जैन ग्रंथों से सिंहासन भी कहते हैं किसे? बिंदुसार को गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन तणाव के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? वैश्यगुप्त। ठीक है, वैश्य पुष्पगुप्त, ये क्या थे? उनके गवर्नर थे, राज्यपाल थे। ठीक है, पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक इतिहास प्रसिद्ध झील का नाम निर्माण किया था। यह गिरनार के समीप रेवतक तथा उर्जयत पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर कृत्रिम बांध बनाकर निर्मित की गई। कृत्रिम बांध बनाकर गाइस। ठीक है, और आज भी ट्रीटमेंट इसका चलता रहा है और चलता रहेगा। निम्न में से किन में उन राजकीय अन्नागारों का उल्लेख है जिनकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्ष की विपत्ति से निपटने के लिए की गई थी? तो इसमें रहेगा आपका सोहगारा एवं महास्थानागढ़ फलक अभिलेख में। ठीक है, इसी में ही अनाज वितरण का विवरण है और दुर्भिक्ष जो अकाल पड़ा था के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोषागार से अनाज वितरण का विवरण रखा है। अशोक ने कहा चोल पांड्य केरल पुत्र सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्ति के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख सेकंड गाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे आपको देखने को। कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, ध्यान से देखना है, रिवाइज करना है, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। अशोक के शिलालेख 2 या 13 में पड़ोसी राज्य को उल्लेख किया गया है, याद रखें, पड़ोसी राज्यों को उल्लेख किया गया है। दक्षिण भारत में चोल हैं, पांड्य हैं, सातवी पुत्र हैं, केरल पुत्र है, ताम्रपर्णी की श्रीलंका भी उत्तर पश्चिम में अंत योग और अवयन राज्य माने गए हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में निम्नलिखित सही क्रम क्या है? तो आप बता सकते हैं 2-1। पहले क्या था? महापाषाण संस्कृति आरंभ होता है, फिर मौर्य शासन का विस्तार होता है, देन संगम युग होता है, देन पल्लव वंश होता है। ठीक है, इन सबका डेट दे रखा है, देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लेखित पथकर था? पथकर उल्गू पथकर होता था ये। ठीक है, चुंगी कहते थे, यही चुंगी उल्गू नाम से प्रसिद्ध थी। किन राज्य शक्तियों के अभिलेखों में स्कंद की पूजा को उल्लेख है? तो स्कंद की पूजा आप सातवाहन और योधय में कर सकते हैं। इसमें उल्लेख किया गया है सातवाहन और योधय में स्कंद पूजा का उल्लेख किया गया है। ठीक है गाइस, योधय भी कार्तिकेय उपासक थे। अगर योधय की बात करें तो कार्तिकेय के उपासक थे। ठीक है, श्री गणेश भगवान के छोटे भाई।
निम्नलिखित में से वे कुषाण राजा कौन थे जिनके सिक्कों पर शिव अथवा शिवनंदी शिव का कोई आयुध अंकित है? हुबिश्क, कनिष्क और बिमकटफेसिस। ठीक है, 1, 2, 4 इसमें आंसर रहेगा, हुबिश्क, कनिष्क और बिमकटफेसिस। सीरीज से बात करें तो पहले बिमकटफेसिस आता है, फिर कनिष्क आता है, फिर हुबिश्क आता है कि सिक्कों पर शिवनंदी त्रिशूल अंकित की गई है। नीचे प्रस्तुत 4 राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? तो आप बता सकते हैं सातवाहन और पश्चिमी क्षत्रप ने शीशे के सिक्के चलाए। सबको सातवाहन याद रहता है लेकिन पश्चिमी क्षत्रप भी होते हैं गाइस। ठीक है, प्राचीन स्रोतों में वर्णित पल्लूर बंदरगाह किसके तट पर स्थित था? पल्लूर कलिंग, उड़ीसा में। टॉलमी के अनुसार प्राचीन काल का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर पल्लूर कलिंग तट पर स्थित था, जो आधुनिक दंतपुर नगर है। ठीक है गाइस, याद रखना है। पेरीप्लस के अनुसार भारत में समुद्र यात्राएं एपी की अथवा निम्नलिखित माह में की जाती थी? जुलाई माह में। का माह किसमें? जुलाई में की जाती थी गाइस, पेरीप्लस के अनुसार। एक पुस्तक है पेरीप्लस ऑफ एरिथन सी के लेखक ने जुलाई महीने से अपनी व्यापारिक यात्रा शुरू करने का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम स्मृति है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। रचना काल 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है, मतलब 400 साल पुरानी ये मानी जाती है गाइस, मनु स्मृति है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, नीचे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कथन ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। ये भी कथन सही है, विरोधी था। कारण आर कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। ये भी कथन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, वहाँ विरोधी है और यहाँ संरक्षण प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। अद्वितीय ब्राह्मण जिसने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने और वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए ग्राम तथा भूमि को दान में दिया था गाइस, याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। सातवाहन वंश का बलशाली राजा होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। कला एवं साहित्य में गोपियाँ कृष्ण की प्रमुख अंग कब बनी थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में एविडेंस मिलता है हमको। ठीक है, प्रथम कृष्ण की ग्वालों के बीच पालन पोषण की कहानी है, दूसरा गोपियों के साथ रास लीला की भी कहानी है। गुप्त काल में हमें ये मिलता है। किन का उपयोग गुप्तोत्तर काल में सिंचाई के लिए पानी निकालने के लिए होता था, जो अब तक चलता आ रहा है? अर्घट, वापी, तड़ाक। 1, 2, 3 हमारा इसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है, गुजरात राजस्थान में सीढ़ी वाले कुएं मिले हैं, सीढ़ी वाले कुएं। वापिन, तालाब पश्चिमी राजस्थान। अर्घट सिंचाई के मुख्य साधन मिले हैं। भारत में नारियल की खेती कब से ज्ञात है, मतलब कब से की जाती थी? नारियल जो आज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोकोनट, केरला में। तो सातवाहन एवं क्षत्रपों के काल से ही नारियल की खेती मानी गई है गाइस। ठीक है, संगम काल में वैसे होती थी लेकिन संगम काल ऑप्शन में नहीं है। संगम काल में भी होती थी, उपयुक्त विकल्प में सातवाहन काल उसके समकक्ष ठहरता है गाइस। ठीक है, संगम काल में देखी जाती है। कौन सही सम्मिलित नहीं है इसमें? तो अलंगु रेखिक माप की इकाई, ये डायरेक्ट भी आ सकता है, वैसे मैच में इसमें आ गया है। वेली स्थान मापने की इकाई सही है। कलम वरल माप की इकाई है, ये भी ठीक है। कलंजू ये भार की इकाई नहीं है। कलंजू एक प्रकार का सोने का सिक्का है, लिखा हुआ नीचे। चोल काल में कलंजू सोने का सिक्का था। प्राचीन स्रोतों में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि माप का व्यंजक है? निवर्त, कुल्यवाप, द्रोण माप, ये तीनों रहेंगे। ठीक है, भूमि माप से संबंधित। निवर्त, कुल्यवाप, द्रोणमाप। विवाह के निम्न प्रकारों में से किसमें वर द्वारा वधु शुल्क दिया जाता था? आसुर में दिया जाता था वर द्वारा वधु का। जब कन्या पक्ष कन्या प्रदान करने के बदले वर से धन लेते थे तो वह आसुर विवाह कहलाता था। आसुर विवाह का उदाहरण जैसे कैकेयी को राजा दशरथ ने क्रय करके ही पत्नी बनाया था, इस तरह का। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप सब जानते हैं, रामायण देखी आपने। पूर्वकालिक भारत निम्नलिखित में से किसे अछूत समझा जाता था? चर्मकार जो चमड़े काम करता था, रथकार जो रथ बनाने काम करता था, उसको क्या माना जाता? अछूत माना जाता था पूर्वकालिक भारत में। गुप्तोत्तर काल में 7 जातियों को उल्लेख किया गया जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, जैसे रजक, चर्मकार, गठ, वरुण, कैवर्थ, धीमर, भेद, भिल्ल। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की राजधानी का गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरण किसके काल में हुआ था गाइस? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के काल में किया गया था। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। इस नई राजधानी का नाम मोहम्मदाबाद रखा गया।
शहाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने इस नई राजधानी में उसकी कब्र पर एक शानदार मकबरा बनवाया। बहुत बढ़िया। ठीक है, पुत्र ने शहाबुद्दीन अहमद का मकबरा बनवाया था, शानदार मकबरा एक। ठीक है गाइस, बात चलिए बहमनी राज्य की, जो साउथ इंडिया में पड़ता है और पांच राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। कौन सही सुमेलित नहीं है? बाज बहादुर मालवा से संबंध है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, कुतुब शाह गोलकुंडा, यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर से थे, अहमदनगर नहीं रहेगा। ठीक है, अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था। विजयनगर राज्य का केंद्रीय प्रशासन निम्नलिखित अधिकारी के माध्यम से गांव से संपर्क रखता था। महानायकाचार्य। ठीक है, महानायकाचार्य गांव से संपर्क रखता था और गांव के प्रशासन से अपने संबंध बनाए रखता था तथा जो इसकी सामान्य देखभाल भी किया करते थे। पेरिया पुराणम किस विषय का ग्रंथ है? तमिल शैव धर्म का। पेरिया पुराणम किस विषय का है? तमिल शैव धर्म का। किस चोल शासक ने राष्ट्रकूटों से तोंडे मंडलम छीन लिया था? परांतक फर्स्ट ने तोरे मंडलम छीन लिया था। परांतक फर्स्ट के पुत्र सुंदर चोल ने राष्ट्रकूटों से तोंडे मंडलम को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। ओके गाइस, चोल प्रशासकीय व्यवस्था में सभा क्या थी? ठीक है, तो सभा हमारी मंदिर की व्यवस्था के लिए सभा सभी जातियों के लिए एक समिति थी, एक समिति थी मंदिर की व्यवस्था के लिए। सभा या महासभा अग्रहार ब्राह्मणों को, अग्रहार होता था ब्राह्मणों को दिए गए दान, पूछा जाता, कई बार एक वर्ड आ जाता है। ऐसे ग्रामों को ब्रह्मदो भी कहते हैं, मंगलम भी कहते हैं। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, मतलब ब्राह्मणों को दी जाती थी ये सब। चट्टान काटकर निर्मित कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? एलोराम पड़ेगा गाइस, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। और पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर उसकी स्थित? एलो पहाड़ी पर स्थित है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर 4 तल्ला है, 4 तल्ला है, मतलब चारों तरफ इसकी भुजाएं हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। प्रतिहार कान्यकुब्ज, चालुक्य अनपाटल, चहमान सुबड़गिरी और परमार चंद्रवती। ये मैच है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। किसकी मणिग्राम के रूप में ख्याति थी? व्यापारियों का एक संघ होता था मणिग्राम, व्यापारियों का एक संघ। दक्कन में मणिग्राम 9वीं से 13वीं शताब्दी के अंत तक समुद्रीय तथा आंतरिक व्यापार में संलग्न थे। एकांत रमैया के नाम का संबंध है कालामुख संप्रदाय से। कालामुख संप्रदाय, एकांत रमैया शैव संप्रदाय के कालामुख संप्रदाय से संबंधित है, रहता है ये। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार देख के, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, स्पीड से आप देख सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चन अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। 1995 का बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, बढ़िया पेपर है, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके डिस्कस हो सकता है। क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में काफ़ी चीज़ें सीधी नहीं पूछी जा रही हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडरेट टू टफ देखी जा रही हैं एग्जाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को किसने भूमि दान दिया था? किसने भूमि दान दिया? पाल राजा देवपाल। बौद्ध धर्मावलंबी शैलेंद्र वंश ने नालंदा में चूड़ामणि बौद्ध मठ स्थापित किया था एवं पाल शासक देवपाल ने इस मठ की सहायता के लिए 5 गांवों को दान की अनुदान की मांग की थी, जिसे पाल शासक ने स्वीकार कर लिया था गाइस। ठीक है, सन 1100-1300 ईस्वी की अवधि में ताड़ पत्रों पर निष्पादित लघु हस्तशिल्प चित्रों के लिए निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध है? पश्चिमी भारत। सन 1100-1300 ईस्वी तक के लघु हस्तशिल्प चित्र मुख्यतः भुर्ज पत्र पर निर्मित होते थे, जो पश्चिमी भारत में अधिकतर जैन मठों में दिखाई देते हैं। जैन मठों में गाइस। एक विशाल बौद्ध विहार का स्थल सोमपुर कहाँ पर है? पूर्वी बिहार में है ये। सोमपुर पूर्वी बिहार गया में स्थित है। यहाँ बौद्ध विहार था, जो वर्तमान में अब दक्षिणी बिहार में स्थित हो गया है। पूर्वी मध्यकाल में डाहल किसका क्षेत्र है? डाहल कलचुरी का क्षेत्र था। कलचुरी वंश से संबंध चंद्र या त्रिपुरी, जिसका प्राचीन नाम डाहल मंडल भी कहा जाता है गाइस। दिल्ली सल्तनत में चांदी का टका कितने बराबर होता था? 48 जीतल का होता था। सल्तनत सालों द्वारा सामान्य तौर पर 3 धातुओं के सिक्के जारी किए जाते थे: सोना, चांदी, बल्लन। चांदी की सूक्ष्म मात्रा युक्त तांबा। उत्तर भारत में निम्न मुद्राओं के मध्य समीकरण इस प्रकार था, जैसे एक चांदी टका 48 जीतल का। अगर दाम पूछा है तो 192 दाम। दिरहम में पूछा जाए तो 14490 दिरहम था। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूं जो उनके राज्य के लिए लाभकारी समझता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि वे शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। यह कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का समय है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह की बयानबाजी की थी। ठीक है, अब वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगुजुद्दीन से कहा था ऐसी बातें।
दो कथन दे रखे हैं ए और आर। इसमें देखना है आपको, उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में एकता व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। बिल्कुल सही व्याख्या है इसकी, गाइस देख लीजिएगा। सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमिलित करना है। 1296 में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। बिल्कुल किया था। उस समय किसका शासनकाल था? वो जलालुद्दीन खिलजी। 1336 में हरिहर ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, बिल्कुल अच्छी बात है, की थी। 1398 में तैमूर आक्रमण हुआ था। बिल्कुल। 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। जी ठीक है। लेकिन दिल्ली से राजधानी का दौलताबाद स्थानांतरण ये नहीं हुआ था। ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे किया गया था, वो भी 1300 लगभग 36 में। ठीक है, जब उसको वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना दी गई थी, तो 1327 में, सॉरी 27-28 में हुआ था गाइस ये। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के अन्य साधनों में सक्रिय रहट की भिन्नता का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित का प्रयोग होता था। गियर तंत्र था। गियर तंत्र, रहट जो कुएं में एक तरह से पानी निकाला जाता था, पानी खींचने के लिए बैलों को लगाया जाता था, तो वो रहट प्रणाली होती थी। यह अन्य सिंचाई के साधन जैसे आपका चरखा, तुला, ढेकली प्रणालियों से भिन्न था ये। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपको यहाँ से, 13वीं शताब्दी में फवाजी शब्द का प्रयोग क्या था? फवाजिल था राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। यदि एकता से वसूली अनुमानित राजस्व से अधिक होती थी तो उसे फवाजिल कहा जाता था। समझ में? टैक्स इतना रखा है, टैक्स से ज़्यादा लिया जा रहा है तो फवाजिल में आ जाता है वो। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिसामुद्दीन जौनदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? 6,75,00,000 था यार। देखा, ये भी मेंशन कर लिया हिस्टोरियंस ने। फिरोज शाह ने ख्वाजा हिसामुद्दीन नामक एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी को जमीन की व्यवस्थित नाप जोख का काम सुपुर्द किया। उसने 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद राज्य की खालसा भूमि का राजस्व 6,85,00,000 टका निर्धारित किया था गाइस। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मेल करना। अपयर दीक्षित, अद्वैत, काशी विलास क्रियाशक्ति, कलामुख, वेदांत देशिक, विशिष्टाद्वैत एवं व्यवसाय देत। मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्न में से किस सूफी संत से सोहरावर्दी सूफी संत से संबंध रखते हैं? ये भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। इन्होंने मुल्तान सिंध को सोहरावर्दी संप्रदाय का केंद्र बनाया। उस समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश था गाइस। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम ईसाई दल जेस्यूट मिशन में निम्नलिखित में कौन से थे? आप लिख सकते हैं रुडोल्फ एक्वाविका विवा एंड एंटोनी मॉसरेट। 2 और 3 इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। ईसाई दल आया था अकबर के समय पर, वो भी 1578 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में आया था। और मॉसरेट को शाहजादा मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। मॉसरेट को शाहजादा मुराद का भी शिक्षक नियुक्त किया गया था। रोशनी संप्रदाय के संस्थापक बायाजिद को बायाजिद को रोशनी संप्रदाय, ठीक है, संस्थापक बायाजिद। रोशनी बायाजिद के अनुगामी थे जो मुसलमानी धर्म के एक विशेष रूप का उपदेश दे रहे थे। ठीक है। जुझार सिंह, जिसने शाहजहां के राज्यकाल में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया, किस राजपूत के शासक थे? तो बुंदेला थे जुझार सिंह। ठीक है। शाहजहां के राज्यकाल में प्रथम वर्ष में ही बुंदेला नायक जुझार सिंह ने विद्रोह किया, जिसे शाहजहां ने सफलतापूर्वक दबा दिया था। एकता नहीं थी तो क्या होगा गाइस? शहजादा शाहजहां के सन 1622 के विद्रोह का संबंध शहजादा जहांगीर के निम्नलिखित हुक्म से था। तो कंधार के ऊपर चढ़ाई का नेतृत्व करो, ये हुक्म था। ठीक है गाइस। फारस के शाह ने सन 1622 में कंधार पर अधिकार कर लिया था और शाहजहां को जहांगीर ने कंधार जाने का हुक्म दिया। लेकिन शाहजहां को भय था कि राजधानी से उसकी अनुपस्थिति में नूरजहां सिंहासन उसके अधिकार को हानि पहुंचाकर अपने दामाद शहरयार के अधिकार को पुष्ट करेगी, क्योंकि नूरजहां का वर्चस्व ज़्यादा था जहांगीर के काल में। इसलिए शाहजहां को डर था, वैसे नहीं डर रहा था फारस के साथ से लड़ने के लिए, बस ये था कि कहीं नूरजहां सत्ता शहरयार को, जो नाजायज़ बेटा था जहांगीर का, उसको ना सौंप दे। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, लोक आचार शास्त्र का प्रभारी हुआ करता था। लोक आचार शास्त्र का प्रभारी होता था मुहस्सिब गाइस। ठीक है, जो सार्वजनिक आचरण का दोष निश्चय करता था। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा स्थापित की? जहांगीर। इससे पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी करते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल 2 अस्पा सिंह अस्पा नामक एक नवीन पद का सृजन किया। इस पद को दिए जाने वाले अधिकारी को अपने पास एक संख्या में घुड़सवार रखने होते थे। सर्वप्रथम यह है पद
महावत खां को दिया गया था गाइस। ठीक है, महावत खां है ये, महावत खां को दिया गया था गाइस। WH मुरन के अनुसार आकलन के अनुसार सन 1600 ईस्वी में भारत की आबादी कितनी थी? मात्र 10 करोड़। 1600 में भी 10 करोड़ थी गाइस, देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। और आज 600 साल बाद 140 करोड़ तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है। भू राजस्व आकलन की 3 पद्धतियां बटाई, खेत बटाई एवं लंक बटाई का संबंध किससे है? गल्ला बख्शी से है। गल्ला बख्शी अथवा फसल बंटवारा विधि, कुछ क्षेत्रों में इसे भावली और कटाई भी कहते थे, भावली और बटाई भी कहते थे। आईन अकबरी में फसल के बंटवारे के लिए 3 तरह की पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। देख लेते हैं। खलिहान में अनाज को अलग करने के लिए तुरंत बाद ही राजस्व का बंटवारा होता था। ठीक है, जैसे अनाज कट गया और सोल अलग करना है तो तुरंत बाद ही बंटवारा हो गया, और यह बंटवारा निर्धारित समझौते के आधार पर दोनों पक्षों के समक्ष होता था गाइस। ये खेत बटाई, फसल के खेत में लगे रहने के वक्त ही खेत में निशान लगाकर खेत को हिस्सों में बांट लिया जाता था। लंक बटाई, फसल काटकर उसे अनाज से अलग किए बिना खलिहान में गट्टर बनाकर रख दिया जाता था और इसके बाद फसल के इन गट्टरों का बंटवारा होता था। इस तरह से याद रखना, इसमें आईन अकबरी अबुल फजल ने ये 3 बातें रखी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देख लेना बार बार तो याद हो जाएगा। अबुल फजल के अनुसार अकबर के राज्यकाल में जमींदारों का प्रतिधारक शुल्क क्या था? लगभग 44 लाख रुपए था। ठीक है, जमींदार को प्रतिधारक शुल्क 44 लाख। जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा? बिशनदास को भेजा था। काफ़ी अच्छा चित्र बनाता था, छवि चित्रों का चित्रकार था बिशनदास, छवि चित्रों का चित्रकार था। जहांगीर ने उसे फारस के शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए फारस भेज दिया था। निम्नलिखित में से वह कौन चित्रकार था जिसे जहांगीर द्वारा नादिर उज जमा का खिताब दिया गया? अबुल हसन। ठीक है, मंसूर को नादिर उल उसर। तो इस तरह से ये उन्होंने उपाधि प्रदान करी थी जहांगीर ने। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मैच करना है। बाबर काबुल में है, शाहजहाँ खुसरो इलाहाबाद, नूरजहाँ का लाहौर में और रबीउल दुर्रानी का औरंगाबाद में मकबरा पड़ता है गाइस। ये सब टॉम्स हैं, मकबरे हैं। ठीक है। पेट्राड्यूरा शब्द किसकी ओर एक निर्देश देता है? पच्चीकारी पेट्राड्यूरा पद्धति से। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में भवन निर्माण में लाल पत्थर का स्थान संगमरमर ने ले लिया था और आंतरिक सजावट के लिए बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसे पेट्राड्यूरा या पच्चीकारी के नाम से भी जाना जाता है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे के सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। रचनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का है। अकबर के शासनकाल में बहुत से मुसलमान विद्वानों ने महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किया तथा उनका रचनामा के नाम से संकलन हुआ। मोमडन्स ने भी रचनामा पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, लेकिन हम लोग कहाँ महाभारत को जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन लोगों ने सब कुछ फारसी में अनुवाद कर करके रीड कर लिया, सारी हमारी संस्कृति को फॉलो करते चले गए, और हम लोगों ने बिल्कुल नहीं, वो हम अपना इतिहास पढ़ना नहीं जानते, भूगोल नहीं जानना चाहते, अदर कंटेंट नहीं जानना चाहते, फिर क्या करेंगे गाइस, ये बताइए। और धर्म ट्रांसलेशन कर करके, अनुवाद कर करके वो हमारी नॉलेज लिया करते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग क्या पहनते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, तो वो अपडेशन नहीं थी, ना आज भी है हमारे अंदर। कौन सही सुमिलित हैं? उत्तर का सही करना है पुर्तगाली एस्टो इंडिया, ये ठीक है। फ्रांस की ये नहीं है आपकी, हॉलैंड कंपनी ये भी नहीं है, तो पुर्तगाली कंपनी एस्टो इंडिया कहते हैं। ठीक है। वेरियस इंडस्ट्री कंपनी दी डच कंपनी थी और ओरिएंटल द इंडस कंपनी फ्रांसीसी थी। ठीक है। बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु सन 1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह था फर्रुखशिह। इसी ने तो हालत ख़राब कर दी, जब फरमान जारी कर दिया तो और अंग्रेज अट्रैक्ट हुए और पूरे देश पर सारी सत्ता और सारी कंपनियां स्थापित करने का इनको मौका मिल गया। मात्र कुछ शुल्क पर ही इन्होंने फर्रुखशिह के साथ संधि कर ली। हैमिल्टन ने फर्रुखशिह का एक फोड़ा ठीक कर दिया था। हैमिल्टन एक क्या था, डॉक्टर था अंग्रेजी, तो उस खुशी में उसने सब कुछ दे दिया अंग्रेज़ों को। नेक्स्ट, ठीक है, 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बिना चुंगे किए व्यापार कर सकते थे। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है। 1739 को हुए करनाल युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित कर बंदी बना लिया। मोहम्मद शाह से तो ले लिया था कोहिनूर, जो कोहिनूर की कहानी आज अभी
अभी चल रही थी ना, एलिजाबेथ सेकंड ख़त्म हो गई थी, तो कोहिनूर इसकी कैप में था, मोहम्मद शाह की कैप में लगा हुआ था। और नादिर शाह ने जब इसको हरा दिया था, फिर संधि करने के लिए नादिर शाह इसके पास गया था है और बोलता है कि हम आपस में मित्र हैं, तो हम आपस में एक दूसरे की कैप बदल लेते हैं। तो मोहम्मद शाह को नहीं पता कि इस कैप में कोहिनूर लगा हुआ है। पहले कोहिनूर का जो वजन था वो 800 ग्रेन का था गाइस, 800 ग्रेन उस ज़माने में 1747 में। लेकिन आज जो वजन रह गया कोहिनूर का वो 105 ग्रेन का रह गया है, 105 ग्रेन, इतना घिस गया है। ठीक है, तो कैप बदल गई, तो वो नादिर शाह अपने देश ले गया उसको। इस तरह से मैच करना है। पेशवा सामान्य पर्यवेक्षण करता था, पंडित राव विद्वानों को अनुदान करता था, पंत अमात्य लेखा परीक्षक और लेखे थे, सुमंत विदेशी मामले देखा करते थे। पेशवा प्रधानमंत्री राज्य की सामान्य भलाई और हितों की देखभाल करता था। पंडित राव को दानाध्यक्ष अथवा राजपुरोहित कहा जाता था। पंत अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था, जिसका काम था सभी सार्वजनिक हिसाब किताबों को जांचना, उन पर समर्थन के लिए अपना समर्थन देना। सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था गाइस। ये अलग अलग शब्द पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। निम्नलिखित में कौन मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वालों में है? तो 1, 2, 4 सीताराम रे, उदय नारायण एंड सादत खां। हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? डिंडीगुल में किया था। ठीक है, डिंडीगुल में स्थापित किया था हैदर अली ने, याद रखना है। बंगाल का वह नवाब कौन था जो इरादार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे रैयतों से सीधे राजस्व वसूल करता था? मुर्शिद कुली खां। यही तो स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था, मुर्शिद कुली खां, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक। भूमि के एक बहुत बड़े भाग को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया इसने, और उसने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की इजाज़त व्यवस्था प्रारंभ करवाई। इंपॉर्टेंट है। फ़कीर अजुद्दीन एवं दीवान दीनानाथ किसके अधीन मंत्री थे? रंजीत सिंह के। ठीक है, रंजीत सिंह का पुत्र था दलीप सिंह, और दलीप सिंह से ही उसने नाबालिग अवस्था में 13 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के साथ एक संधि करा ली और वो कोहिनूर हीरा लिखवा लिया गया। तो ये परमानेंट दलीप सिंह नाबालिग हैं और ये महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को दान गिफ्ट करते हैं, भेंट कर दिया। तो तभी से हम लोग नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो वही दिखा देते हैं कि आपके राजा ने हमें भेंट किया था, हमने कहाँ छीना है। तो वही एक उद्देश्य लेके आ जाते हैं हम लोग, और हम लोगों को वही कोई न्यूज़ नहीं दे पा रहे। यही एक लेटर है उसके पास, ब्रिटेन के पास। तो ये तो अलग कहानी है। ठीक है, फ़कीर अजुद्दीन जो रंजीत सिंह का विदेश मंत्री था, ये दोनों रंजीत सिंह के प्रशासन से संबंध थे, याद रखना। पुरंदर की संधि के विषय में क्या सही है? तो इसमें आप बताएंगे जून 1765 को हुई, 1665 में, सही बात है। संधि के उपचार ये सही नहीं है। संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया, सही है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए गए थे। 35 में से कितने? 35 में से 23 किले दिए, राइट है। तो 1, 3, 4 आपका इसमें राइट रह रहा है। ठीक है गाइस, तो संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ब्रिटिश विस्तार का प्रशासन देखते हैं, इसमें क्या है। कौन सन 1764 में बक्सर की लड़ाई मीर कासिम सहयोगी थे? सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड। तो ये लड़ाई हुई थी और उसके बाद संधि हुई थी। संधि में ये लोग अपने अपना कुछ राज्य दे दिया था, जिस पर अंग्रेजों ने दीवानी राजस्व वसूल करना चाहा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कौन एक सही सुमेलित है सन 1866 का उड़ीसा दुर्भिक्ष सर जॉन लॉरेंस के बीच में? तो ये सही बात है। उड़ीसा में एक भयानक क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। उस समय लाखों लोग जो हैं भूखे ही मर गए। ठीक है, 1866 में उड़ीसा दुर्भिक्ष के समय गवर्नर जनरल लॉरेंस था। पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी इसने, करजन के शासनकाल में हुई थी। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है ये पॉइंट। ठीक है, करजन के शासनकाल में सिंचाई की नदियों से नहरें निकाली गई थी। सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली गई गाइस। 43 में बंगाल में दुर्भिक्ष के समय वेवेल गवर्नर जनरल था। इतना अकाल पड़े, फैमाइन पड़ा, मैं गाइस बताऊं, अगर इनकी वजह से लगभग हमारे 5 से 6 करोड़ लोग, ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग जिन्होंने 200 साल तक शासन किया, तो 5 से 6 करोड़ लोग तो भूखे ही मर गए। देखो ये हालत है। डिटेल्स में अगर आप देखोगे, पढ़ोगे इसी चीज़ों को, तो काफ़ी आपको रोना भी आएगा कि कितना शोषण किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारा। ठीक है, इतने लोग तो भूखे ही मर गए, 5 से 6 करोड़ टोटल अकाल में। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप रैयतवाड़ी मद्रास में हुआ, स्थायी बंगाल में, मालवाड़ी उत्तर पश्चिमी, ताल्लुकदारी व्यवस्था ये बम्बई में नहीं हुआ।
तो बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी, याद रखना, ठीक है, ताकि जमींदार अथवा ग्राम सभाएं उनके लाभ को स्वयं ना हड़प सकेंगे। सही क्रम क्या है? आयुध अधिनियम 1878 में आया था, एल्बर्ट बिल 83-84, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई, बंगाल का विभाजन 1905-6 में। तो ए आपका सही रहेगा 3, 1, 2, 4। ठीक है गाइस, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। देन फिर 1878 में आयुध अधिनियम आया था, एल्बर्ट बिल आया था 1883 में, और बंगाल विभाजन 1905-6 में हुआ था ये। ठीक है। नेक्स्ट, मुसलमानों पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 ईस्वी में मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई कलकत्ता में हुई थी गाइस, ठीक है, याद रखना है। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की गई थी। तो याद रखिए, सोसाइटी की स्थापना सन 1863 में की थी इसने। भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, कारकलैम परिपत्र, हंटर कमीशन। तो इसमें आपका रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापना, तो पहले आ जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके। क्योंकि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था, 1875 में सैयद अहमद खान ने, और सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने आया था, मतलब एएमयू बन गया था। हंटर कमीशन का कार्यकाल 1882 और 83 में रहा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बी रहेगा 4, 3, 2, 1। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु रूप में काम आया, किसके द्वारा स्थापित हुआ था? श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में क्या किया था? तो ये आपकी श्रीमती एनी बेसेंट रहा था, ठीक है। लेकिन 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, और मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। थियोसॉफिक सिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण और पुनर्जागरण की वकालत करते थे? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों को ही वकालत करते थे, ठीक है। अमेरिका में कर्नल HS आलकट और मैडम HP ब्लास्की द्वारा की गई थी। 1893 में भारत आने वाली श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका सर्वाधिक प्रचार किया। ये हिंदुत्व, जरुत्सुस मतलब पारसी मत एवं बौद्ध मत से जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित एवं मजबूत करने की वकालत करते थे, ठीक है। थियोसोफिस्ट, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन के प्रवर्तक संबंधित थे? तो आप बता सकते हैं दादभाई नौरोजी, नौरोजी फरदौनजी, दादभाई नौरोजी एंड SS बंगाली। 1, 2 तीनों ही रहनुमाई मजदायान से प्रवर्तन से संबंधित रखते हैं गाइस। नेक्स्ट रहेगा, बिहार में सन 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? राजा कुंवर सिंह थे। लगभग सबसे ओल्ड थे, 82 वर्ष के थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही मतलब एक तरह से महान और कई सारी सकुशल योजनाएं तरीकों से इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा था वहाँ से, लेकिन फाइनली ये थोड़ा हार गए थे क्योंकि एकता नहीं मिल पाई थी। सन 1857 के विद्रोह में घटनाओं का क्रम कौन सा रहता है? एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित किया, कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को गद्दार घोषित किया, तांते टोपे को फांसी लगा दी गई, सिपाहियों को दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश किया गया। तो इसमें 4, 1, 2, 3 रहेगा, 4, 1, 2, 3 इसका आंसर रहेगा गाइस, ठीक है, देख लेना, 4, 1, 2, 3 रहेगा आपका इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना। बुद्धो भगत कोल विद्रोह है, सिद्धू कानू संथाल विद्रोह 1855, टीटू मीर बरासन विद्रोह 1831, गंगा नारायण भूमिज विद्रोह 1833, शरीयतुल्ला फराजी आंदोलन 1836-37। तो सी आपका ऑप्शन रहेगा इसमें, ए का 4, बी का 1, ठीक है, एंड सी का 5, डी का 2 और ई का 3, ये आंसर आपके रहेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका रहेगा पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथी कर्मशाह ने पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है गाइस। ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय। जियारलंग आंदोलन का आयोजन हुआ नागालैंड में, ठीक है। जियारलंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गिडाल्यू ने चलाया था और नागालैंड में शुरू किया गया था। रैंड की हत्या किस युयुत्सु राष्ट्रवादी ने की थी? दामोदर चापेकर ने इसकी हत्या की थी। 22 जून 1857 में पूना में हुई थी, जिसके दौर 2 चित्पावन ब्राह्मण दामोदर और बालकृष्ण
प्राय चापेकर बंधु भी कहा जाता था, उत्तरदायी थे। इस हत्या का निशाना तो पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैन थे, परंतु लेफ्टिनेंट एरेस्ट भी अकस्मात मारे गए थे इसमें। स्वराज पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सुधार योजना में किस कारण भाग लेने का निर्णय लिया? वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने भाग लिया था इसमें। ब्रिटिश भारत में 7 प्रांतों में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति जिसकी युद्ध भड़काने के तुरंत बाद बैठक हुई, जिनमें से ब्रिटेन के युद्ध उद्देश्यों के विषय में और ये किस तरह युद्ध काल के दौरान एवं युद्ध के पश्चात भारत को प्रभावित करेंगे, इस विषय में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं कर सकी थी, इसलिए ये इन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, एक्सप्लेनेशन देख लेना इसकी। अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्युपर्यंत उपवास आरंभ किया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सांप्रदाय अधिनिर्णय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों के अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने मृत्युपर्यंत उपवास आरंभ किया गया था। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें दोनों, तो हमने इसमें देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन सहित देख लेते हैं क्या क्या इसमें बात हो रही है। दोनों गोलमेज सम्मेलनों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न का कोई समाधान नहीं निकला था गाइस 1930-31 में। इस समस्या का समाधान करने के लिए अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने प्रांतीय विधानसभा में अल्पसंख्यकों के प्रति प्रतिनिधित्व के विषय में अपना सांप्रदायिक पंच निर्णय प्रस्तुत किया। मुसलमानों, यूरोपियन, सिखों, भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए सामान्य चुनाव क्षेत्रों के अंतर्गत मतदान की व्यवस्था की गई। दलित वर्गों के लिए कुछ जटिल चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई थी गाइस। दलित मुद्दा और दलित का यहाँ पर सांप्रदायिक पंच निर्णय के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। सन 1932 में महत्वपूर्ण नेताओं के हस्तक्षेप से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। पूना पैक्ट के अंतर्गत विधानसभा के 148 स्थान अछूतों के लिए सुरक्षित रखे गए, परंतु उनके उम्मीदवार चुनने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। विधान केंद्रीय परिषद में सामान्य चुनाव पद्धति के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का 18% भाग अछूतों के लिए सुरक्षित रखा गया और निर्वाचन संबंधी इस व्यवस्था को 10 वर्षों तक बनाए रखने का निर्णय किया गया था। इसी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि मैं मृत्युपर्यंत क्या करूंगा, उपवास रखूंगा, मैं इस प्रणाली को लागू नहीं होने दूंगा। अगर गाइस ये प्रणाली लागू हो जाती तो अलग ही दलितों के लिए अलग सब कुछ होता, अलग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो सारी चीज़ें मतलब कम्युनिटी मतलब एक तरह से फैल जाती, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो जाता। एक तो हिंदू मुसलमान के बीच में लकीर खींची गई, फिर हिंदू अलग धर्म और अलग जाति और अलग अलग दलितों के बीच में लाइन खींची जाती। इसका इन्होंने भरपूर क्या किया, विरोध किया था महात्मा गांधी ने, और ये सफल भी हो गया था। बस इनके रिजर्वेशन पर लेकर बातचीत कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन इनको दिया गया दलित लोगों को, लेकिन अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं बनाई गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में बने नियमों की भी अवज्ञा हुई, ठीक है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस में, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में बने नियमों का उल्लंघन आंदोलन भी विशाल आंदोलन जन आंदोलन के रूप में ले चुका था। इसमें विशेष रूप से वे क्षेत्र शामिल थे जिनमें जनजातियां रहती थीं गाइस। किन समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ने वकालत की थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा है, देखो, संध्या प्रमोदोपाध्याय की, युगांतर भी है, साथ ही पुनः प्रकाशित काल ने भी इसमें आतंकवादी वकालत की थी। सुमित सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस लीग गठबंधन, लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्व स्वराज्य की मांग की थी यहाँ पर, कराची अधिवेशन 1931, मौलिक अधिकारों का अंगीकरण किया गया था, फैजपुर 1937, पूर्व लोकतंत्र की बात की गई थी इस अधिवेशन में गाइस, ठीक है। सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ? चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब HSRA में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 1928 में, और वो भी किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। बंगाल में बनी मिलीजुली सरकार में सम्मिलित थीं कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग पार्टी, ठीक है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे गाइस, ठीक है। इतना पुराना पेपर नहीं मिलेगा आपको देखने को, ये रिकॉर्ड में थे इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है। ये पीजीटी हिस्ट्री, यूजीसी नेट, अलग यूपीएससी, अदर आपके स्टेट पीएससी, ठीक है, मतलब ऑल एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाएंगे।
क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है और एक्सप्लेनेशन से भी आ सकता है। ठीक है, ये सीरीज़ अगर अच्छी लगती है तो मैं आगे एक और सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है गाइस, कॉपरेट रहेगा तो मैं श्योर आगे हम लोग बढ़ेंगे, करेंगे साथ साथ मिलकर। ठीक है गाइस, ओके। तो कोई आपका कमेंट होता है तो मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हम रहेंगे अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।